हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जगदीश चंद्र मटपाल। आज बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट लेसन जो कि इकाई 2 है, आनुवांशिकी एवं विकास, जेनेटिक एंड एवोल्यूशन, इस इकाई को, इस यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें जो हमारा लेसन 5 है वो है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, जैसा कि ये शब्द जो है इनहेरिटेंस, ये शब्द जो है वंशागति और विविधता मीन्स वेरिएशन, तो इन दो टॉपिक से मिलकर यह जेनेटिक्स बनता है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ये जानना है कि वंशागति क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है। वंशागति यानी कि इसको बोलेंगे हम इनहेरिटेंस। देखिए, जो वंशागति है इसको हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि वंश यानी कि एक प्रकार के लक्षण जो माता पिता से उसके पुत्र तक हस्तांतरित होते हैं, उस लक्षणों को वंशागति कहते हैं। यानी कि सिंपल वे में कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों का पहुंचना वंशागति कहलाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया वंशागति, इनहेरिटेंस, कि जैसे हमारे माता पिता हैं उनसे हमारे कोई कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो हम में तक आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के पिता की लंबाई बहुत अधिक है। ठीक है, वही लंबाई जो है, जो कैरेक्टर है, वो लंबाई का जो गुण है वो उसके पुत्र में भी चले जाता है या पुत्री में भी चले जाता है। तो इस लक्षण को हम बोलेंगे वंशागति। यानी कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमें माता पिता से प्राप्त होते हैं, उनको हम वंशागति या इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये वर्ड आपको क्लियर हो गया, वंशागति। दूसरा हमारे पास है विविधता। यानी कि वेरिएशन। देखिए, अब एक माता पिता की दो संतानें एक जैसी नहीं हो सकती हैं। ठीक है, एक जैसी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को ही हम बोलते हैं विविधता। ठीक है, विभिन्नता या विविधता बोलते हैं। ठीक है, जैव विविधता भी इसी का एक उदाहरण है। तो परिवर्तनों का होना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ जो फैक्टर्स जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं या हस्तांतरण होते हैं, उसको हम वंशागति बोलते हैं, इनहेरिटेंस। और किन्हीं दो जनकों के जीन्स के हस्तांतरण के बाद संतानों में असमानताएं होती हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि जीन स्थानांतरण के बाद उनकी संतानों में असमानताएं होती हैं। ठीक है, तो इस जो कि अलग अलग व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, यानी कि दो भाई हैं, वो एक जैसे नहीं हो सकते हैं। देखिए, किसी केस में जुड़वा है और वो केस दूसरा है। ठीक है, लेकिन नेचुरली जो होते हैं एक जैसे नहीं होते हैं, लगभग जो होते हैं उनमें विविधताएं होती हैं। तो इस क्रिया को विविधता बोलते हैं। अब इन दोनों टर्म्स को मिलके बनता है जेनेटिक्स।
आनुवांशिकता, आनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या होते हैं, जिसमें हम वंशागति और विविधता के अध्ययन को, वंशागति प्लस विविधता दोनों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा जेनेटिक्स। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब जो सबसे पहले जेनेटिक्स शब्द दिया था, आनुवांशिक, आनुवांशिक शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो दिया था बैटसन ने, ठीक है। आनुवांशिक शब्द वैटसन, इस टर्म्स को, इनके नाम को आप याद रखोगे। तो आनुवांशिक शब्द यानी कि जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स, ये नाम सर्वप्रथम किसने दिया, बैटसन ने, ठीक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आपने सुना होगा मेंडेल का, ठीक है। तो अगर आएगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी के जनक, आनुवांशिकी के जनक, तो उन जनक का नाम क्या आ जाएगा, ग्रेगोर जॉन मेंडल, ठीक है, मेंडेल या मेंडल। उसके बाद एक टर्म और आता है प्रायोगिक, प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक, आनुवंशिकी के जनक, ठीक है। प्रायोगिक यानी कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो होती हैं उसके जनक। देखिए आपने ड्रोसोफिला नाम सुना होगा, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, तो उसमें मॉर्गन का बहुत योगदान है। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, इसलिए प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक का नाम है मॉर्गन, ठीक है। और मानव आनुवंशिकी के जनक, मानव आनुवंशिकी के जनक ये हैं गैरोड, गैरोड, ठीक है। तो ये टर्म्स भी आप जो है क्लियर करेंगे। जेनेटिक्स शब्द सबसे पहले बैटसन ने दिया, आनुवंशिकी के जनक ग्रेगोर जॉन मेंडल, प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक मॉर्गन, और मानव जो ह्यूमन जेनेटिक्स है जिसमें इन्होंने जीनोम का पता, मतलब जीनोम में जो रिसर्च करी, तो सबसे इनको गैरोड को इसका श्रेय जाता है, ठीक है। अब आनुवंशिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द देख लेते हैं, ये बार बार इस चैप्टर में आएंगे, तो इनको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आता है कारक, फैक्टर। सबसे पहले मेंडल ने बताया था कि कुछ रसायन होते हैं, मेंडल ने ये बताया था कि कुछ रसायन हैं, कुछ रसायन हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है। उन्होंने उनको नाम दिया कारक, ठीक है। मेंडल ने सिर्फ इतना बताया कि कुछ कारक होते हैं या कुछ रसायन होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तभी तो लक्षण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो मेंडल ने उनको क्या कहा, कारक कहा, ठीक है। बाद में जिसको कि जीन बोला गया, ठीक है, बाद में जिसको जीन बोला गया, और यह जीन शब्द दिया था जोहानसन ने, ठीक है। ये जीन शब्द जोहानसन ने दिया, यानी कि जीन किसे कहेंगे, जीन भी वही, कारक भी वही, ठीक है। तो जीन किसे कहेंगे हम, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों का पहुंचना, दूसरी पीढ़ी तक रसायन का पहुंचना, या रसायन लिख लेते हैं, रसायन का पहुंचना जीन कहलाता है। अब देखिए ये जीन, यानी कि ये जीन क्या है, ये जीन है डीएनए का एक छोटा खंड, डीएनए का एक छोटा सा खंड, ठीक है। और जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन। मान लो ये जीन
जीन है। तो यहाँ पे ये गुणसूत्र है मान लो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे गुणसूत्र है तो यहाँ पे एक छोटा सा खंड जो मिलते हैं, हर एक खंड पे कुछ लक्षण डिफाइन होते हैं इसमें जीन्स में, कुछ केमिकल्स जो रसायन हैं वे अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो वे छोटे छोटे खंड क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होते हैं और लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अब इन जीन को बाद में कुछ सिंबल से डिनोट किया गया, ठीक है, कुछ सिंबल से डिनोट किया गया, जैसे टी इस प्रकार से कुछ सिंबल से इसको डिनोट किया गया, जिसको कि मॉर्गन ने यूज करा, इसका प्रयोग मॉर्गन ने किया, ठीक है। तो 3 इसमें साइंटिस्ट के नाम आ गए आपके। मेंडल ने सबसे पहले कारक शब्द को प्रदर्शित किया, और कारक में उन्होंने कहा कि कुछ रसायन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन्होंने इसको फैक्टर कहा। देन इसको आगे जो है जोहानसन ने जीन शब्द दिया, ठीक है, जो कि वंशागत की इकाई है, ठीक है। ये भी आ जाता है कभी कभी 1 नंबर में कि वंशागति की इकाई किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे, जीन को। तो जीन शब्द जोहानसन ने दिया। और जीन क्या होता है, डीएनए का एक छोटा सा खंड होता है। बाद में इनको कुछ जैसे ये लक्षण कुछ शो कर रहे थे, जैसे कुछ लंबाई, कुछ बौने, इस प्रकार के लक्षण शो कर रहे थे प्लांट के केस में। तो इनको कुछ सिंबल से डिनोट किया गया, जिसको कि मॉर्गन ने इन सिंबलों को, इन प्रतीकों को प्रयोग में लाए, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। दूसरा हमारे पास यहाँ पे आता है एलील। इनको इंग्लिश में एलील ही बोलते हैं, और हिंदी में इनको बोलते हैं युग्म विकल्पी, ठीक है। तो युग्म, जैसा कि इसका नाम है युग्म मीन्स होता है जोड़ा, ठीक है। तो यानी कि एक जोड़ी जीन है ये युग्म, एक जोड़ी जीन जो एक लक्षण को निर्धारित करते हैं, ठीक है, जो एक लक्षण को निर्धारित करते हैं, युग्म विकल्पी कहलाते हैं, ठीक है, निर्धारित करते हैं। तो युग्म विकल्पी जो एलील हैं, ये एक जोड़ी जीन होते हैं, ठीक है, जो एक लक्षण को निर्धारित करते हैं। चाहे वो लक्षण आप इस केस में ले लीजिए लंबाई, बौना, या फिर कोई और कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर शो करता है, तो एक जोड़ी जीन जो एक लक्षण को निर्धारित करते हैं, और ये समजात गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ठीक है, समजात गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब समजात गुणसूत्र क्या है, देखें, इससे पहले वाले चैप्टर में आपने एक जो रिप्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें मान लो जैसे शुक्राणु है, ठीक है, स्पर्म्स, और ये ओवम है, ठीक है। अब शुक्राणु में कितने गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र नर में और 23 मादा में होते हैं, ठीक है। और जब इनमें निषेचन की क्रिया होती है तो क्या बनता है, युग्मनज की क्रिया होती है, और 23 पिता से 23 माता से, तो टोटल 46 गुणसूत्र युग्मनज में होते हैं, यानी कि द्विगुणित होते हैं। ये अगुणित होते हैं एन, और युग्मनज जो होते हैं डिप्लॉयड होते हैं, तो ठीक है। तो आधे गुणसूत्र जो हैं यानी कि नर से और आधे मादा से, तो इस प्रकार से दोनों के गुणसूत्र ट्रांसफर होते हैं, युग्मनज में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं जैसे ये गुणसूत्र हैं, ये 23 हैं, जैसे एक्स 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 एक्स, इस प्रकार से एक्स एक्स एक्स, ये 23 गुणसूत्र हैं, ठीक है। वैसे ही मादा से भी एक्स 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 ऐसे करके ये 23 गुणसूत्र हैं, ठीक है। अब मान लो एक जीन ले लिया हमने, एक क्रोमोसोम फर्स्ट ले लिया, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम फर्स्ट ले लिया, और यहाँ से क्रोमोसोम फर्स्ट मादा का, ठीक है, मेल और फीमेल का ले लिया, इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से मान लो एक क्रोमोसोम
फर्स्ट है, यहाँ पे एक जीन यहाँ पे है, ठीक है, जो कि लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। एक जीन यहाँ पे है जिससे कि ट्रांसफ़र होना है, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम फर्स्ट, यानी कि नर का क्रोमोसोम फर्स्ट। इसी प्रकार से मान लो मादा का भी एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे भी कोई जीन यहाँ पे मान लो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, क्रोमोसोम फर्स्ट। वैसे एक्स 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 करके बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे इसमें, तो हमने केवल फर्स्ट वाला ले लिया। तो मान लो इस क्रोमोसोम फर्स्ट पे यहाँ पे जीन है, ठीक है, जीन क्या है, डीएनए का एक छोटा सा खंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, वंशागत की इकाई भी बोलते हैं, ठीक है। इस जीन को ये शो कर रहा है नर में, और मादा में ये वाला शो कर रहा है। तो ये जब आपस में दोनों मिलेंगे, मान लो इसके पास कैरेक्टर है लंबाई का, ठीक है, इसके पास कैरेक्टर है लंबाई का, और इसके पास कैरेक्टर है बौनापन का, ठीक है, यानी कि इसको टी से हम स्मॉल करते हैं, इसको टी से। तो जब ये कैरेक्टर आपस में मिलेंगे तभी ये यहाँ पे शो होगा युग्मनज में, यानी कि इस पे लंबाई का कैरेक्टर होगा। तो एक यही तो कह रहा है कि जो युग्म विकल्पीय एलील वो क्या कह रहा है, एक जोड़ी जीन जो एक लक्षण को निर्धारित करते हैं। तो एक जोड़ी जीन है, यानी कि अकेला ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स के पास होंगे, कुछ फीमेल के पास होंगे, तभी आपस में वो आपस में ट्रांसफ़र होंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र, ठीक है। समझ में आ रहा है कि एक जोड़ी जीन जो एक लक्षण को निर्धारित करते हैं। तो एक जोड़ी जीन यानी कि एक जोड़ी, एक इसके पास है, एक इसके पास है, तभी एक जोड़ी जीन है जिनके पास क्या है, कुछ लक्षण हैं, ठीक है। डीएनए का एक फ्रेगमेंट जो भी है जीन, वो आपस में दोनों शो कर रहे हैं। जैसे इसके पास लंबाई का, इसके पास बौनेपन का है, तो यहाँ पे लंबाई के कैरेक्टर्स के पास शो हो गए, तो ये समजात गुणसूत्र इसको हम बोलेंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे लंबाई, मान लो यहाँ पे कैपिटल टी ना होकर के यहाँ पे स्मॉल टी है इसके पास, और इसके पास कैपिटल टी है, तो फिर भी वही लक्षण होगा, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। मान लो इसके पास स्मॉल टी है और जो मादा है उसके पास भी स्मॉल टी है, तो ये इस प्रकार के लक्षण शो करेगा बौनेपन की, ठीक है। तो ये समजात गुणसूत्र कहलाएगा, और एलील भी हम इसको बोलेंगे। समझ में आ गया, आपको क्लियर हो गया होगा ये। और जो एलील शब्द हैं, ये एलील शब्द आपको ध्यान होगा कि आनुवांशिकी शब्द किसने दिया था, जो आनुवांशिकी शब्द है वो किसने दिया था, वैटसन ने, ठीक है। तो एलील शब्द भी वैटसन ने ही दिया है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना आपको। नेक्स्ट आता आपका सम युग्मनज और विषम युग्मनज, ठीक है। सम युग्मनज को हम बोलते हैं होमोजाइगस, सम युग्मनज होमोजाइगस, और विषम युग्मनज होता है हेट्रोजाइगस। देखिए जो सम युग्मनज है और विषम युग्मनज, शुक्राणु हैं, ठीक है, स्पर्म्स, शुक्राणु से कितने गुणसूत्र आते हैं, 23, और जो अंडाणु हैं उसमें से भी 23 गुणसूत्र आते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है, युग्मनज। अब जो युग्मनज बना, ठीक है, जाइगोट जो बना है, इसमें कितने गुणसूत्र होंगे, 46 होंगे। अब मान लो इसमें से क्रोमोसोम हैं आपके पास 23 क्रोमोसोम जैसे भी हैं, तो मान लो क्रोमोसोम 5 पे, क्रोमोसोम 5 से एक कैरेक्टर आया, एक जीन आया बना, मतलब इसके पास ये लक्षण है, ठीक है, टी लक्षण। उसी प्रकार यहाँ से भी जो अंडाणु है, अंडाणु के पास भी क्रोमोसोम 5 पे एक जीन है जो कि लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है, किसी लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी और कैपिटल टी। तो ये क्या कर रहे हैं, समान लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। इसके पास लक्षण क्या हो रहे हैं, समान हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि कैपिटल टी और कैपिटल टी सेम, समान गुणसूत्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस यानी कि देखिए होमो मीन्स क्या होता है, समान, होमो मीन्स समान, और जाइगोट जब आपस में ये केंद्रक पर मिलेंगे आपस में, तो इनके पास जब जाइगोट बनेगा
तो वहाँ पे कुछ लक्षण आपस में मिलने के कारण ये क्या करेंगे, जाइगोट, समान जाइगोट बनाएंगे, ठीक है, होमोजाइगस। तो इसको बोलते हैं समयुग्मनज। क्लियर हो गया ना। जब समान, तो जरूरी नहीं है ये कैपिटल टी, मान लो इसके पास स्मॉल टी है, ठीक है, इसके पास स्मॉल टी, और इसके पास भी जो अंडाणु है उसके पास भी स्मॉल टी का लक्षण जीन है, ठीक है, तो ये आपस में मिलेंगे तो स्मॉल टी बनाएंगे, तो ये भी क्या होगा, होमोजाइगस होगा, ठीक है, ये भी होमोजाइगस होगा। देखिए ये आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। उसके बाद विषम युग्मनज हेट्रोजाइगस। अब सपोज कीजिए इस क्रोमोसोम 5 या क्रोमोसोम 4 के पास या कोई भी क्रोमोसोम के पास कुछ गुण, मान लो कैपिटल टी है, ठीक है, इसके पास एक जीन है वो है कैपिटल टी, और मान लो यहाँ पे जो अंडाणु है उसके पास है स्मॉल टी, उसके पास स्मॉल टी है, तो जब ये आपस में मिलेंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी जाइगोट बनेगा आपका, ठीक है, युग्मनज बनेगा। अब क्या ये समयुग्मजी होगा? नहीं, ये क्या होगा, विषम युग्मजी, क्योंकि इसके पास लंबाई का कैरेक्टर है, इसके पास बौनेपन का, अलग अलग कैरेक्टर शो हो रहे हैं, ठीक है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट जाइगोट, तो इनके पास क्या होंगे, डिफरेंट जाइगोट होंगे, इनके पास सेम जाइगोट होंगे। समझ में बात आ गई आपकी, ये क्लियर हो गया होगा। मान लो इसके पास स्मॉल टी है और इसके पास कैपिटल टी है, उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर वही आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस। तो आपको ये समझना है कि अगर होमोजाइगस आएगा तो कैपिटल टी हो सकता है, या स्मॉल टी हो सकता है, तो ये होमोजाइगस आ गया। अगर हेट्रोजाइगस की बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर स्मॉल टी कैपिटल टी, कुछ भी कह लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस हो जाएगा। अब देखिए ये जो वर्ड है समयुग्मनज का, ये वर्ड भी किसने दिया, वैटसन ने दिया है, ठीक है, आप कहोगे वैटसन बहुत बार यूज आ रहा है, देखिए 4 जगहों पे वैटसन ने प्रयोग करें, ठीक है। सबसे पहले आनुवांशिकी शब्द इन्होंने दिया था वैटसन ने, ठीक है। दूसरा एलील शब्द भी वैटसन ने दिया था। आधुनिक आनुवांशिकी के जनक वैटसन हैं, और समयुग्मनज और विषम युग्मनज भी वैटसन ने दिया था। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। और अब हमारा चौथा वर्ड आता है, ठीक है, तीसरा और चौथा हमारा क्लियर हो गया। अब पांचवा आता है हमारे पास लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। देखिए ये वर्ड जो आ रहे हैं आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप आगे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। लक्षण प्रारूप को हम बोलते हैं फिनोटाइप, और जीन प्रारूप को बोलते हैं जीनोटाइप। देखिए यहीं पे समझा देता हूँ आपको। जीन प्रारूप, मान लो जो शुक्राणु है, ठीक है, और अंडाणु, इनसे जो भी बेबी बना, या फिर प्लांट के केस में जो प्लांट बना, उसके पास कुछ कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, उसके पास कुछ प्रारूप होंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जो शुक्राणु है, यानी कि मेल, इसको चाहे प्लांट में मान लीजिए या एनिमल में मान लेते हैं हम, चलो शुक्राणु हैं, यहाँ पे अंडाणु हैं, ठीक है। इसके पास सपोज करो एक जीन है कैपिटल टी, और इसके पास एक जीन है स्मॉल टी, ठीक है। अब जब ये इनसे जाइगोट बनेगा तो ये किस प्रकार का बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखिए ये कुछ जीन को शो कर रहा है, ठीक है, ये कुछ जीन को शो कर रहा है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर कुछ जीन को हम जो लिख कर परिभाषित करते हैं उसको जीन बोलते हैं, जीनों को, ठीक है। तो इसके पास एक कैरेक्टर हो गया, ये इसको हम बोलेंगे जीन प्रारूप, ठीक है। चाहे इसके पास मान लो स्मॉल टी है और इसके पास भी स्मॉल टी है, मेल में भी स्मॉल टी, फीमेल में भी स्मॉल टी, तो स्मॉल टी ये भी क्या हो गया, एक जीन है, ठीक है। इस जीन को हम लिख करके परिभाषित कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीन प्रारूप। अब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, मान लो ये किसका है, लंबाई का कारक है, ठीक है, ये लंबाई का कारक है और ये बौनेपन का कारक है। तो ये जब आपस में मिलते हैं तो ये लंबाई को शो करते हैं, ठीक है। मान लो किसी पुरुष की लंबाई बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, और महिला की लंबाई बहुत कम है, ठीक है। जब उनके पुत्र कोई संतान होती है, वो संतान किस प्रकार की होगी, लंबाई में बढ़ेगी, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, लक्षण, यानी लंबाई को शो कर रहा, दिख रहा है तो ये क्या करेगा, लक्षण को शो करेगा, ठीक है। यानी कि लंबाई को शो कर रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, लक्षण प्रारूप कहलाएगा। समझ में आता गई? कहीं कोई डाउट? जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप को समझ लीजिएगा अच्छे से। मान लो चलो कोई पुष्प है, ठीक है, ये पुष्प को हम आर कलर से शो कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि लाल पुष्प से शो कर रहे हैं जो कि प्रभावी है, ठीक है। और एक रेसेसिव या अप्रभावी गुणसूत्र है, इसको मान लो सफ़ेद फूल है, ठीक है। तो जब ये आपस में प्लांट में मिलते हैं, ठीक है, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट आपस में मिलते हैं तो जो उनका जाइगोट बनता है, जो जनरेशन बनती है, जीवन, ठीक है, तो वो क्या बनती है, लाल कलर की बनती है, ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ पे प्रश्न आता है कि इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप बताइए, तो जीनोटाइप क्या होगा, जैसे ये जीन को शो कर रहा है, ठीक है, आर जीन को शो कर रहा है, और जीन शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने, ठीक है। तो आर ये क्या कर रहा है, लाल कलर को शो कर रहा है, तो यानी कि आर क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया, ये जीनोटाइप हो गया इसका, ठीक है। और लाल कलर को शो कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, फिनोटाइप हो जाएगा इसका। समझ में बात आ गई? जीनोटाइप और फिनोटाइप क्लियर हो गया। जैसे कि जीन शब्द जोहानसन ने दिया, तो ये लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, इनको भी जोहानसन ने, ये वर्ड जोहानसन ने भी दिए थे, ठीक है। आपको बहुत सारे इसमें बीच बीच में साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं, तो इनमें आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इनको याद करना ही पड़ेगा आपको, चाहे हुए आप टेक्निकली याद कीजिए इनको, ठीक है, इंटरेस्टिंग वे में याद करिए। जैसे जीन शब्द को जोहानसन ने दिया है, तो जोहानसन ने 2 शब्द दिए हैं, एक तो जीन शब्द दिया है और दूसरा जीनोटाइप और फिनोटाइप दिए हैं। वैसे ही बैटसन ने 4 चीज़ें दी हैं, कौन कौन सी, आनुवंशिकी शब्द बैटसन ने दिए हैं, ठीक है। दूसरा आधुनिक आनुवंशिकी के जनक को कहलाते हैं। तीसरा एलील शब्द उन्होंने दिया है, और समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, तो ये 4 चीज़ें वैटसन ने दी हैं। समझ बात आ गई? तो आज इतना ही आप स्टडी कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट उसमें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे, ग्रेगोर जॉन मेंडल, जिन्होंने उद्यान मटर पे 7 साल तक काम किया था, ठीक है। उद्यान मटर यानी पायसम सैटाइवम, तो उस पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।